हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज क्लास 10th के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और इस एक वीडियो में पॉलिटी पूरा हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। आज तक जितने भी क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं पॉलिटी के, उन सारे सवाल को हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना तैयारी मजबूत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन रंग भेद का विरोधी नहीं था। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन था जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जेड गुडी जो थे वो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किन को शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किन को शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा शूद्रों को। किसको हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा शूद्रों को। यानी शूद्र जो लोग होते थे वो इतने नीचे उसको माना जाता था कि उसको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था। आइए अगला देखते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय होगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी भारत में कौन सा जगह है जहाँ पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो पंचायती राज है उसके अंदर जो औरतें हैं, पंचायती राज के अंदर जो औरत है उसको जो है 33% आरक्षण की बात कही गई है। आइए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहले लिखा है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ये तो सही बात है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म, यही गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये गलत है। हम जानते हैं कि मेरा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर किसी धर्म को एक विशेष मान्यता नहीं दिया जाता है, सभी धर्मों के लिए समान मान्यता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। आप जानते हैं भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। अमेरिका भी है, नेपाल भी है। पाकिस्तान जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे एक ही धर्म चलते हैं। तो पाकिस्तान जो हो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीति जो है वो किस पर आधारित होता है। तो आप जानते हैं संप्रदाय का मतलब हुआ ऐसा राजनीति जिसमें एक धर्म को क्या करे, दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाए। ऐसा राजनीति जिसमें एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता हो उसको बोलते हैं क्या, सांप्रदायिक राजनीति बोलते हैं। आगे है, डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। भारत में किस पे आधारित है। तो जाति, इसका सही आंसर हो जाएगा जाति। जाति पे जो आधारित विभाजन है वो केवल आपको भारत में ही देखने को मिलेंगे। जाति पर आधारित विभाजन आपको केवल भारत में ही देखने को मिलेंगे। अगला है, महादलित के रूप में, महादलित के रूप में एक नई पहचान का निर्धारण किस राज्य में है। महादलित के रूप में एक नई, महादलित के रूप में एक नई जो पहचान है उसका निर्धारण किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। महादलित के रूप में एक नई पहचान का निर्धारण किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। आगे है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। आप जानते हैं इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। आप सभी ने पढ़ा होगा, वैसे जानते भी हैं कि वोट देने का अधिकार 18 साल के बाद ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 सॉरी। तो इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, 1918 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। सत्ता में, अगला सवाल है, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप में संभव है। सत्ता में
जो साझेदारी है वो किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप में संभव है? तो आप जानते हैं सत्ता में साझेदारी कहाँ होगा? जहाँ लोकतंत्र होगा। सत्ता में साझेदारी कहाँ होगा? जहाँ पे लोकतंत्र होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, इसको रिवाइज कीजिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि 1953 ईस्वी में आप सभी ने पढ़ा होगा कि 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में बना था। अगला देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो आप जानते हैं क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होगा? अलगाववाद हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या हो जाएगा? अलगाववाद हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम हो जाएगा अलगाववाद। आगे है, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। मैक्सिको ओलंपिक की जो घटना है वो किसका एक उदाहरण है? तो रंग भेद का उदाहरण है। मैक्सिको ओलंपिक की घटना किसका एक उदाहरण है? रंग भेद का उदाहरण है। अगला है, भारतीय संविधान। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो है वो कहाँ दिया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्रता जो है वो किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। हमारे संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो दिया गया है। हमारे संविधान में 6 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये सारे बात अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अगला है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? अभी अभी आप पढ़े थे कि महिलाओं को जो है 33% आरक्षण की बात कही गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 15 जो है वो अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, वंश, जाति वगैरह के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 15 जो है किसके बारे में कहा गया है? तो अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, वंश, जाति या जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे नस्ल का आधार है। नस्ल का आधार क्या है? नस्ल का आधार जो है वो क्या है? तो नस्ल जो है वो क्या है? जीव शास्त्र में होता है। नस्ल का जो आधार है वो किस में है? तो जीव शास्त्र में होता है। नस्ल का आधार किस में होता है? जीव शास्त्र में होता है। अगला जाति। जाति का आधार है। जाति का आधार किस में होता है? जाति होता है सामाजिक में। जाति का आधार किस में होता है? सामाजिक में होता है। जाति का आधार किस में होता है? सामाजिक में होता है। जाति का आधार हो जाएगा आपको सामाजिक में। अगला देखिए सवाल नंबर 20 देखिए, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? भारत में सामाजिक विभाजन का क्या आधार है? तो धर्म भी है, भाषा भी है। समाज में धर्म भी है, भाषा भी है, जाति भी है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहिएगा आप? जो धर्म को ही मुख्य आधार मान लेता है, जो आदमी धर्म को ही मुख्य आधार मानेगा उसको क्या बोलोगे आप? धर्म को मुख्य आधार मानने वाले को आप क्या कहेंगे? इसका हो जाएगा आपको क्या? सांप्रदायिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति जो है वो सांप्रदायिक होते हैं। आगे है, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि डैश। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था कि धर्म होता है ना सांप्रदायिक, तो सांप्रदायिक जो राजनीति है वो हमेशा ये सोचता है कि उसका एक धर्म क्या है, दूसरे धर्म से क्या है, श्रेष्ठ है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है। आगे है 23 नंबर सवाल, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार इनमें से क्या नहीं है? भारत में सामाजिक जो है, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार इसमें से क्या नहीं है? तो स्वास्थ्य के आधार पर जो है समाज का विभाजन नहीं हो रहा है। बाकी समाज में भाषा के आधार पर विभाजन है, क्षेत्र के आधार पर विभाजन है, जाति के आधार पर विभाजन है। आगे है, भारत विभाजन का मूल आधार था।
भारत विभाजन का मूल आधार क्या था? भारत को जो विभाजन किया गया था किस आधार पे? तो भारत को जो अंग्रेजों ने बांटा था वो धर्म के आधार पे ही बांटा था। भारत को अंग्रेजों ने धर्म के आधार पे बांटा था। आगे दिया हुआ है, भारतीय समाज में असमानता का मूल कारण क्या है? भारतीय समाज में असमानता का मूल कारण क्या है? तो हो जाएगा आपको जाति व्यवस्था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाति व्यवस्था हो जाएगा। भारतीय समाज में असमानता का मूल कारण है जाति व्यवस्था। अगला 26 है, भारत में सत्ता की साझेदारी प्रत्यक्ष रूप से इनमें से कहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा? या भारत में सत्ता की जो साझेदारी है वो प्रत्यक्ष रूप से इनमें से कहाँ पर नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको औद्योगिक क्षेत्र में। कहाँ हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको औद्योगिक क्षेत्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र में हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में 27 नंबर सवाल है, भारत में सामाजिक विभाजन, भारत में सामाजिक विभाजन, भारत में सामाजिक विभाजन है, भारत में सामाजिक विभाजन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जटिल। भारत में जो सामाजिक विभाजन है वो क्या है? जटिल है। सरल थोड़ा, इतना विभाजन है समाज में, बिल्कुल जटिल है। आगे देखिए, जाति व्यवस्था पर आधारित भारतीय समाज की प्रमुख विसंगति है। कहता है जाति व्यवस्था पर आधारित भारतीय समाज की प्रमुख विसंगति क्या है? वह आपको सामाजिक विभाजन। इतना विसंगति है कि समाज में क्या हो जा रहा है? विभाजन हो जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक विभाजन। आगे है, धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, यह विचार आधारित है। कहता है धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है, यह विचार किस पे आधारित है? तो ये विचार जो है वो आधारित है सांप्रदायिक राजनीति पर। किस पे है? सांप्रदायिक राजनीति पर। धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है, यह विचार जो है वो सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित है। अगला दिया हुआ है, भारत में सत्ता की साझेदारी प्रत्यक्ष रूप से कहाँ पाई जाती है? भारत में जो सत्ता है, भारत में सत्ता की साझेदारी प्रत्यक्ष रूप से इनमें से कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार में। भारत में सत्ता की साझेदारी प्रत्यक्ष रूप से इनमें से कहाँ पाई जाती है? सरकार में। आगे है, सत्ता में, अगला सवाल 31, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव नहीं है? किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव नहीं है? तो जहाँ निरंकुशवाद होगा, जहाँ निरंकुशवाद होगा वहाँ पे आप जो है वो संभव नहीं होगा। आइए आगे देखिए, बिहार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? ये सवाल कितना बार आ चुका आप जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है इसमें हो जाएगा आपको 33%। कितना हो जाएगा? 33% हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा, लिखा है बिहार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है या कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? इसका सही आंसर होगा 50%। 33% जो आरक्षण है ये दिया गया पंचायती राज में। ये 33% जो है ये दिया गया है पंचायती राज के अंदर। ये पंचायत वाले में दिया गया 33%। ये पंचायत वाले में दिया गया 33%। लेकिन यहाँ पूछ रहा है वो बिहार पंचायत के अंदर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 हो जाएगा। बिहार पंचायती राज में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए नाम से ऐसा लग रहा है कि महिला आरक्षण किससे होगा? महिला आरक्षण किससे होगा? तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाने से। महिला प्रतिनिधियों की संख्या क्या है? बढ़ाने से है। महिला आरक्षण किससे संबंधित है? तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाने से संबंधित है। अगला सत्ता में 34 नंबर सवाल, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है?
सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण आपको बेल्जियम में देखने को मिल सकते हैं। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण जो है वो आपको बेल्जियम में देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल नंबर 35 दिया हुआ है, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है? एक ऐसा व्यक्ति है जो मानता है कि स्त्री पुरुष सब सेम है, यानी वो क्या है? वो नारीवादी है। बिल्कुल सिंपल बात है, यानी वो नारी का कदर करता है, नारी का सम्मान करता है, वो क्या हो जाएगा? नारीवादी हो जाएगा। आगे है, अगला सवाल दिया हुआ है क्या, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह क्या करता है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है। ये क्या करता है? टकराव को कम करता है। अगला सवाल है, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो जाति को ही क्या करता है? जाति को ही समुदाय का मुख्य आधार मान लेता है। तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको क्या? जातिवादी हो जाएगा। नाम से ही लग रहा है, जाति को ही समुदाय का मुख्य आधार मान लेता है। तो जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? ये जातिवादी कहलाएगा। क्या बोलेंगे उसको? जातिवादी बोलेंगे। आगे है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर। अगला सवाल है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? व्यक्तियों के बीच, देखिए, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, मतलब क्या? वो आदमी धर्मनिरपेक्ष आदमी है। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है, आप लेसन नंबर 2 है, संघ राज की विशेषता है। संघ राज की विशेषता क्या है? आप सभी को बताया गया था कि जो अपने इंडिया में है वो सारा चीज़ क्या है? संघ की विशेषता है। तो अपने भारत में लिखित संविधान है, हाँ है। सर्वोच्च न्यायपालिका, हाँ है। शक्तियों का विभाजन है, हाँ है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। संघ राज की विशेषता क्या है? तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। संघ राज की विशेषता कौन सी नहीं है? अभी मैंने आपको क्या कहा कि भारत में जो जो विशेषता है वो सब संघ राज की विशेषता है। तो भारत में लिखित संविधान है, तो आप कहेगा हाँ है। शक्तियों का विभाजन है, हाँ है। सर्वोच्च न्यायपालिका है, हाँ है। एक हरी शासन व्यवस्था नहीं है। ये जो है ना, ये आंसर गलत है। भारत में एक हरी शासन व्यवस्था नहीं है। यही क्या? यही आंसर क्या है दोस्तों? गलत है। एक हरी शासन व्यवस्था नहीं है। अगला है, संघ सरकार का उदाहरण है कहाँ पे? आप जानते हैं भारत में क्या है? संघ सरकार का उदाहरण है। भारत में संघ सरकार का उदाहरण है। और भारत जो है वो पहले क्या था? ब्रिटेन ही था। यानी ब्रिटेन में और भारत में दोनों में क्या है? संघीय सरकार का उदाहरण है। ब्रिटेन में भी और भारत में दोनों जो है वो संघीय सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा नहीं है? संघ सरकार का उदाहरण कौन सा नहीं है? आपको अभी बताए थे कि भारत में और ब्रिटेन में तो संघीय सरकार है और बेल्जियम में भी संघीय सरकार है। चाइना में जो है वो संघीय सरकार नहीं है। चीन में क्या है? संघीय सरकार नहीं है। आगे है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? यहाँ कट गया दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा कितनी सूचियों में किया गया है। तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो कितनी सूचियों में किया गया है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 सूचियों के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 3 सूचियों में। कौन कौन सूची है? तो एक तो हो जाएगा आपको संघ सूची, एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपको संघ सूची है, सॉरी संघ सूची है। एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपको संघ सूची है, एक क्या है? राज्य सूची है, और एक क्या है? समवर्ती सूची है। एक क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची है। तो ऐसे करके 3 सूची है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
आगे, भारत संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का निर्माण करता है। ये कौन कौन है? तो मैंने अभी आपको बता दिया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या हो जाएगा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये कहाँ पे दिया है? तो ये दिया गया आपको 7वीं अनुसूची में बताया गया है। आगे देखते हैं, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, देखिए सवाल दोस्तों रिपीट हो गया है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को क्या करती है? कम करती है। सत्ता में साझेदारी के संबंध में क्या सही नहीं है? सत्ता में साझेदारी के संबंध में क्या सही नहीं है? तो आप जानते हैं कि सत्ता में क्या लिखा हुआ है, देखिए, देश की एकता को कमजोर करती है। आप ही बताइए, सत्ता में साझेदारी होगा तो देश की एकता होगी कमजोर, तो किसी भी देश में सत्ता में साझेदारी होगी? नहीं होगी। इसका मतलब है देश की एकता को कमजोर करती है, ये गलत है। अपने यहाँ ना अलग अलग पार्टियां हैं, तो अपने यहाँ सत्ता में तो हो रही साझेदारी, तो यहाँ क्या सब कमजोर हो रहा है क्या? नहीं। तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? आप जानते हैं इंडिया में संघीय शासन है, तो इंडिया में जो सब होगा वो सब होगा। देखिए, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सांप्रदायिकता। आप ही बताइए, देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण तो अपने यहाँ है, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी है। आप पढ़े होंगे ना, प्रस्तावना में ही दिया गया है राष्ट्र की एकता और अखंडता। सांप्रदायिकता नहीं है, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव हो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा अपने देश में। तो सांप्रदायिकता की बात हमारे यहाँ नहीं है। इसमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 370 के तहत जो है वो जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया है? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, किस भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो आप जानते हैं कि भारत में संघीय भी है और संसदीय भी है। तो भारत में जो है वो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कैसी हैं? तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो किस टाइप की है? तो त्रिस्तरीय है। आप सभी को पता होगा कि पंचायती राज संस्था जो है वो दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। 1957 में दिया गया था। त्रिस्तरीय दिया था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो कुल मिला के जो है बिहार में पंचायती राज कैसी है? त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय है। आगे है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? देखिए आप ही बताइए, ग्राम कचहरी का प्रधान हो जाएगा सरपंच। कौन हो जाएगा? सरपंच हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान हो जाएगा सरपंच। अगला है 14 नंबर, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था जो है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपको क्या? जिला परिषद हो जाएगा। स्थानीय शासन की जो स्थानीय स्वशासन है उसकी ग्रामीण संस्था जो है वो जिला परिषद है। आगे है कि भारत में पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना जो है, पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1956 में हुआ। राज्य में पुनर्गठन आयोग का स्थापना जो है वो कब हुआ? 1956 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली थे। तो भारत में जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी स्थापना किया गया 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया 1956 ईस्वी में किया गया। आगे देखिए सवाल नंबर 16 देखिए, सवाल नंबर 16 है, संविधान के अनुसार भारत क्या है? संविधान के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का संघ है। संविधान के हिसाब से भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। आगे, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की झलक कहाँ देखने को मिलती है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की झलक जो है वो आपको ग्राम सभा में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? ग्राम सभा में। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की झलक ग्राम सभा में देखने को मिलेगी। आगे, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ये सवाल कितनी बार रिपीट हो गया है कि भारत में
ये सवाल दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हो गया है। तो भारत में कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा आपको पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ हुई? तो आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत हुआ था आपको 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। राजस्थान के कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नागौर जिला से हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का नागौर जिला। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है वो राजस्थान में हुआ था। और राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो नागौर जिले में हुआ था। अब कब हुआ था? तो ये हो गया था आपको 1959 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था? 1959 में हुआ था। तो 19 का आंसर हो जाएगा क्या? सवाल नंबर 19 जो है, सवाल नंबर जो 19 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या? राजस्थान हो जाएगा। और सवाल नंबर 20 बोला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत राजस्थान के किस जिला से हुआ था? तो नागौर जिला से हुआ था। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी नहीं है? स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी नहीं है? आप सभी को पता होगा कि स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। यानी 1 नंबर में है ग्राम पंचायत, फिर है पंचायत समिति और फिर उसके बाद है जिला परिषद। ये दोस्तों नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नगर निगम। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर डी है, ये नगर निगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगर निगम हो जाएगा। नगर निगम हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तो है। आगे लिखा है न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? जो न्याय मित्र है वो निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? तो न्याय मित्र हो जाएगा दोस्तों किससे? ग्राम कचहरी से। न्याय मित्र जो है वो ग्राम कचहरी से संबंधित है। आगे है नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो आप सभी को पता होगा कि 2006 में नेपाल में क्या हुआ था? लोकतंत्र स्थापित हुआ था। तो यानी अभी क्या है? नेपाल में लोकतंत्र स्थापित है। नेपाल में अभी क्या है? लोकतंत्र स्थापित किया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? तो आप सभी को पता होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया किसमें? 8वीं अनुसूची में। किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगरीय स्वशासन की चर्चा अपने पुस्तक इंडिका में किया है? दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि इंडिका के लेखक कौन है? जो पुस्तक दिया हुआ है इंडिका, उसके लेखक कौन है? आपको सभी को पता होगा कि इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, जिसमें कश्मीर के इतिहास, किसमें? कश्मीर का जो है ना इतिहास, इसके बारे में बताया गया है। कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो आगे सवाल है पंचायती राज। अगला सवाल है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं में प्रमुख का निर्वाचन किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में जो प्रमुख है उसका निर्वाचन किया जाता है पंचायत समिति के द्वारा। कौन करता है? पंचायत समिति के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं में जो प्रमुख होता है उसका निर्वाचन किया जाता है पंचायत समिति के द्वारा। किसके द्वारा? पंचायत समिति के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की जो स्थापना है वो हुआ था 1959 ईस्वी में। आपको पता है कि गया था ना कि पंचायती राज की जो शुरुआत है वो हुआ था नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अगला है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी।
भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी चेन्नई में। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। अगला है, संघ राज्य में राजनीतिक दलों की प्रकृति समानता होती है। संघ राज्य में राजनीतिक दलों की जो प्रकृति है वो समानता कैसी होती है? तो बहुदलीय होती है। जो संघ राज्य होते हैं, जैसे हमारा भारत है, वहाँ पे बहुदल है, कई सारे दल होते हैं, बहुत सारी पार्टियाँ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुदलीय। आगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी रियासतें थी? तो आपको पता होगा कि उस समय की जब बात है तो उस समय 563 रियासत था। कितना था दोस्तों? 563 रियासत था। दोस्तों गलती से इसमें आंसर भी आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, आप इस रिविजन कीजिए। अगला देखते हैं, प्रथम पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के किस जिले से हुआ था? दोस्तों ये सवाल रिपीट हो गया है, आपको बता दिया गया था कि राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल दिया हुआ है, प्रथम पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? कितना बेतुका सवाल है दोस्तों। उस समय प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित नेहरू थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू थे। इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। दोस्तों आप थोड़ा सा रंग बदल दिए ताकि चकाचक चलेगा। तो प्रथम पंचायती राज प्रणाली की जो विधिवत शुरुआत है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित नेहरू थे। आइए आगे देखते हैं, किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन एवं नए राज्यों का निर्माण का अधिकार किसके पास है? दोस्तों आपको पता होगा कि जो संसद है, संसद जो है जिसका वर्णन क्या है? 79 में किया गया है। जो आर्टिकल है 79 उसके अंदर संसद की बात कही गई है और संसद के पास ये अधिकार है कि वो नए नाम, नए राज्य को बना सकती है, उसके नाम में बदल सकती है। यहाँ पे सवाल है कि किसी राज्य के नाम एवं उसके सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 3 के तहत है। अनुच्छेद 3 के तहत जो है, अनुच्छेद 3 के तहत जो है वो क्या है? वो नया राज्य बना सकती है या नए राज्य की सीमा बाउंड्री में प्रवेश कर सकती है। आगे है, समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों ये सारे बात आपको बता दिए गए हैं। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य तीनों के दोनों के पास होता है। आपको ये भी बताया गया था साथ के साथ कि एक होता है संघ सूची जिसमें कितने विषय हैं? अभी लगभग 100 विषय हैं। एक होता है राज्य सूची जिसमें कितने हैं? राज्य सूची में कितना है? 61 है। और एक है समवर्ती सूची। एक क्या है? एक है आपको समवर्ती सूची है जिसके अंदर कितने विषय हैं? 52 विषय भी हो गए। कितने विषय हैं? टोटल 52 विषय हैं। तो संघ सूची पे केवल केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पे केवल राज्य बनाता है और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकता है। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा दोनों। आगे 1953 ईस्वी में गठित 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये मैंने आपको पहले बता भी दिया था, यहाँ पे आंसर दिया भी है, फजल अली। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। आगे है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम जनसंख्या जो है वो 7000 होनी चाहिए दोस्तों। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 जो है उसके हिसाब से ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जो है वो 7000 जो है लोग होने चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या 7000 होने चाहिए। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी जो है भारत में 28 राज्य हैं और 8 क्या है? यूटी है। 8 क्या है? यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। आगे लिखा है भारत में यूटी कितना है? तो 8 है। कितना है? 8 है। भारत में 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का दोनों आपस में मिल गया है इसीलिए।
आगे है बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। नगर परिषद का गठन करना है दोस्तों तो आपको वहां पर कम से कम 40,000 से अधिक जनसंख्या चाहिए। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है तो 40,000 से अधिक। आगे है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। आपको पता है दोस्तों कि आमतौर पर किसी का भी कार्यकाल हो वो लगभग 5 साल का ही होता है। किसी का भी कार्यकाल हो कितना होता है, लगभग 5 साल का होता है। बस खाली जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे लिखा हुआ है, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। कितना बार आपको बताया गया है कि गांधी जी के विशेष अनुरोध पर जो है अनुच्छेद 40 को जोड़ा गया था और ये किससे है, पंचायती राज से, यानी कि ग्राम पंचायत से है। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, ग्राम पंचायत से है। आइए आगे चलते हैं, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता जो है आप ही देखो कि लोकतंत्र कैसे सफल होगा, जब सारे नागरिक जो है मिलजुल के काम करेंगे। तो सारे नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है ये लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। आपको पता होगा कि 1975 ईस्वी में पहली बार जो है ये शुरू किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस। 24 मार्च को मनाते हैं टीबी दिवस। ऐसे कई सारे डेट आपको क्लास में पढ़ाए गए थे। आगे चलते हैं, 1975 ईस्वी जो है अगला है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। आपको कितना बार बताया गया था कि वहाँ पे क्या हो गया था, देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया गया था। देश के अंदर जो है आपातकाल लागू कर दिया गया था। अगर आपको याद होगा तो आपको बताया गया था कि राष्ट्रीय आपात जो है, जो अनुच्छेद 352 है, वो अभी तक हमारे संविधान में 3 बार लागू हुआ है। हमारे देश में अभी तक 3 बार जो है वो राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 लागू हुआ है। तो 1962 है, 71 या 75 है। 1962 में, 1971 में, 1975 में 3 बार लागू हुआ था। तो वही जो है ना 1975, उसमें देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में देखने को मिलता है। तो वही 1970 के दशक में, जब इंदिरा गांधी की सरकार था तब 1970 के दशक में। क्या हो जाएगा, 1970 के दशक में। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है ज़बरदस्ती क्या कर दी थी, राष्ट्रीय आपात लगा दी थी। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेता कौन था, जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेता कौन हो जाएगा, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। सारे सवाल को घोर घोर के आपको पिलाया गया है, बस आप एक बार देख के इसको रिवाइज करो। ये अंतिम वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप फाइनल रूप से रिवाइज कर सकें। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेता हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण। आगे है भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। आपको पता है सबसे बूढ़े लोग, दादा भाई नौरोजी वाली पार्टी यानी जनता पार्टी की सरकार को। तो 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इन्होंने ही जो है पंचवर्षीय योजना के आधार पर क्या किया था, रोलिंग प्लान लाया था, अनवरत योजना लाया था। लेकिन बेचारा ये चला नहीं, आगे हार गया। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। चिपको आंदोलन का संबंध कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं है। याद है आपको कौन है चिपको आंदोलन से, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है चिपको आंदोलन से, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल कौन है, बहुगुणा है। सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आगे देखिए। चिपको आंदोलन जो है किससे है, इनमें से सभी से है, यानी पर्यावरण संरक्षण से भी है, अंगूर के पेड़ को काटने से भी है, शराबखोरी से भी है, सभी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी से हो जाएगा।
आगे देखिए, चिपको आंदोलन के संबंध में क्या सही है। चिपको आंदोलन के संबंध में क्या कौन सा कथन सही है। चिपको आंदोलन जो है ना, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका भी देखिए दोस्तों, महिलाओं ने इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सही बात है। यह आर्थिक शोषण मुक्त, ये भी सही है। पर्यावरण, तीनों से दोस्तों, इस सारे के सारे कथन क्या है, सही है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही। तो चिपको आंदोलन जो है, इसका संबंध इनमें से सभी से हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन के संबंध में क्या कथन सही नहीं है। चिपको आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अभी जानते हैं कि चिपको आंदोलन यह हिंसात्मक आंदोलन था, बिल्कुल गलत बात है। चिपको आंदोलन जो है वो कौन सा कथन सही नहीं है, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सही बात है। यह हिंसात्मक, गलत, ये हिंसात्मक नहीं था दोस्तों, इसका ये हो जाएगा सही आंसर। चिपको आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह हिंसात्मक आंदोलन था, ये बात गलत है। आगे, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से कौन संबंधित नहीं है। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिहीन, क्या हो जाएगा, भूमिहीन हो जाएगा, नहीं। दलित पैंथर्स हो जाएगा आपको दलित सेना का गठन, ये गलत है। इसमें दलित पैंथर्स जो है लिखा है इसमें कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से कौन संबंधित नहीं है। इसका सही हो जाएगा आंसर कौन, दलित सेना का गठन। ये नाम पे आप कंफ्यूज मत होना, दलित पैंथर्स से कौन संबंधित नहीं है, तो दलित सेना का गठन ये संबंधित नहीं है। आगे है, दलित पैंथर्स के संबंध में क्या सत्य नहीं है। अब देखिए अगला सवाल है, दलित पैंथर्स के संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो इसका देखिए क्या आंसर हो सकता है, पढ़ते हैं। इसका गठन महाराष्ट्र राज्य के दलित युवाओं के द्वारा किया गया था। 1972 में इसका गठन किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, औद्योगिक मजदूरों पर हो रहे अत्याचार से इसने अपने को अलग रखा। ये दोस्तों इसका बिल्कुल गलत आंसर है। ये क्या है इसका, ये सही आंसर नहीं है। यानी दलित पैंथर्स के संबंध में क्या सत्य नहीं है, तो औद्योगिक मजदूर पर हो रहे अत्याचार से इसने अपने को अलग रखा, ये गलत है। आगे है, दलित पैंथर्स के संबंध में क्या सत्य है। दलित पैंथर्स के संबंध में क्या सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह भूमिहीन गरीब किसानों के समस्या का समाधान करना चाहता था। दलित पैंथर्स के संबंध में क्या सत्य है, तो यह भूमिहीन गरीब किसानों के समस्या का समाधान करना चाहता था। आगे है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। ये तो आपने कितना बार पढ़ा होगा दोस्तों, महेंद्र सिंह टिकैत। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख थे, तो हो जाएगा आपको महेंद्र सिंह टिकैत। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन से संबंधित नहीं है। किसान यूनियन से संबंधित नहीं है, तो मुलायम सिंह, तो दोस्तों ये पार्टी वाले हैं, ये यहाँ कहाँ से आ जाएंगे। तो मुलायम सिंह यादव जो है, ये तो पार्टी से नेता वगैरह सब है, ये सब इससे संबंधित नहीं थे। आगे, भारतीय किसान यूनियन के संबंध में क्या सही है। भारतीय किसान यूनियन के संबंध में क्या सही है, तो कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखा जाए, सही बात है। अपनी मांग मनवाने के लिए इसने रैली वगैरह सब चलाया जाए, किसानों के पेंशन की मांग, इनमें से सभी दोस्तों इसका सही आंसर है। यानी भारतीय किसान यूनियन के संबंध में क्या सत्य है, तो ये सारे कथन दोस्तों सही है। आप इसको पढ़ लीजिए, किसानों के पेंशन की मांग इसके द्वारा किया जाए, ये सही बात है। तारी विरोधी, याद है अंधा लोग तो तारी पीता था, तारी विरोधी आंदोलन, अंधा लोग तो क्या पीता है, तारी पीता है ना, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे, तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के किस जिले से शुरू हुआ था। ये भी आपको बताया गया था कि तारी पी के नल्ला हो गया, तब नाली में गिर गया। तारी पी के कहाँ गिर गया, नाली में, नेल्लौर हो जाएगा। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के किस जिले से शुरू हुआ, तो हो जाएगा नेल्लौर। आगे, तारी विरोधी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तारी विरोधी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका मूल नारा था तारी की बिक्री बंद करो, बिल्कुल सही बात है। यह आंध्र प्रदेश की महिलाओं का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, सही बात है। यह आंदोलन तारी बिक्री के अलावा शराबबंदी भी, सब कथन सही है दोस्तों। इसमें A to Z सारे कथन क्या है, सही है।
तारे विरोधी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तारे विरोधी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह जातिवाद से प्रभावित आंदोलन था। इसमें जातिवाद का कोई मामला नहीं था दोस्तों। इसमें था क्या? तो इसका प्रारंभ जो है, इसका प्रारंभ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हुआ था, सही बात है। यह महिलाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था, सही बात है। यह आंदोलन तारी एवं शराब दोनों दुकानों को बंद करना था, सही बात है। ये दोस्तों क्या है? गलत है। अगला देखिए, नर्मदा घाटी, आपको पता है नर्मदा क्या हो जाएगा? मेधा पाटेकर हो जाएगा। तो नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप। ये हो जाएगा आपको नर्मदा घाटी परियोजना जो है, नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो किन राज्यों से, आपको पता है कि जो नर्मदा नदी है कहाँ है? गुजरात में है। ये जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन गुजरात वाला है? बस एक ही ऑप्शन है गुजरात का, लगा देंगे तुक्का, डी। तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे, मेधा पाटेकर का संबंध किससे था? तो मेधा पाटेकर जो है उसका संबंध था नर्मदा बचाओ आंदोलन से, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा का था चिपको आंदोलन से। सूचना का अधिकार 2005 में आया था, आपको पता है। सूचना का अधिकार जो है कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों? ये शुरू हुआ आपको राजस्थान से। कहाँ से शुरू हुआ? राजस्थान से शुरू हुआ। सूचना का अधिकार कब हुआ? राजस्थान से। और कब शुरू हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी जो कानून है वो 2005 में बना। सूचना का अधिकार संबंधी जो कानून है वो कब बना? 2005 में बना। अब देखिए 23 नंबर सवाल कहाँ गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला लिखा यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, सही बात है। सरकार द्वारा नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े बांध और 135 मझौले और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव था। और 1988-89 के दौरान विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने स्वयं को नर्मदा आंदोलन के रूप में गठित कर, दोस्तों इसमें सारे कथन सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह लगभग 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास की मांग पर केंद्रित था। ये तो सही लग रहा है। यह जल, जंगल, जमीन से संबंधित नीति निर्माण में स्थानीय लोगों की भागीदारी पर बल देता है, सही बात है। 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी, सही बात है। यह आंदोलन सांप्रदायिक मुद्दों को आत्मसात करता था, नहीं, ये सांप्रदायिक मुद्दों को नुकसान नहीं पहुँचा रहा था, उन्हीं के लिए तो लड़ ही रहा था। आगे, सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सूचना का अधिकार लिखा हुआ है इसकी शुरुआत 1990 में राजस्थान के भीम तहसील से हुई। देखिए क्या होगा, 25 में लिखा हुआ है कि इसकी शुरुआत 1990 के, आपको पता होगा कि सूचना का अधिकार 1990 से शुरू हो गया था, ये तो सही बात है। जून 2005 में संसद ने पारित कर दिया कानून, सही बात है। यह प्रशासन के पारदर्शिता के सिद्धांत पर आधारित है, सही बात है। यह प्रशासन के गोपनीयता पर नहीं है, यहाँ पर जो कुछ होता है बिल्कुल प्लेन होता है, ये जो है गोपनीयता है, ये यानी ये जो है ना गोपनीयता वाला आंसर हो जाएगा गलत, ये बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। सूचना का जो अधिकार है वो बिल्कुल ओपन है, किसी को भी आरटीआई लगा करके, आपने पढ़ा होगा, आपको बताया गया था कि जो आरटीआई है उसमें आप किसी से भी कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये गुप्त नहीं है, ये बिल्कुल ओपन है। आगे देखिए 26, देखिए सूचना के अधिकार के संबंध में क्या सही है? सूचना के अधिकार के संबंध में क्या सही है? इसको देखिए क्या दिख रहा है इसमें, यह प्रशासन के गोपनीयता, ये तो गलत है, ये तो दोस्तों गलत है। यह आंदोलन बिहार के खगड़िया जिले से शुरू हुआ। यह प्रशासन के पारदर्शिता, हाँ देखिए ये दोस्तों सही आंसर है, पारदर्शिता वाला सही है, क्योंकि आरटीआई जो है बिल्कुल पारदर्शिता, बिल्कुल ओपन है दोस्तों ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। आगे, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
सिंपल है दोस्तों, सप्तदलीय का क्या होगा, लोकतंत्र की स्थापना करना होगा। और क्या क्या हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना हो जाएगा। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, लोकतंत्र की स्थापना करना। आगे, नेपाल में वर्तमान समय में कौन सी शासन प्रणाली चल रही है, ये आपको पहले बताया जा चुका है कि नेपाल में अभी क्या हो गया है, लोकतंत्र हो गया। कब से हो गया है, 2006 से हो गया है। कब से हो गया, 2006 से हो गया है। आगे है, बोलीविया में जन संघर्ष का क्या कारण था, आपको बताया गया था कि हर आदमी बोलने लगा। क्यों, क्योंकि पानी का दाम बढ़ गया भाई। पानी इतना नॉर्मल चीज़, उसका दाम अगर बढ़ेगा तो हर कोई बोलेगा ना। तो बोलीविया में जन संघर्ष का मेन कारण था पानी का कीमत बढ़ना। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, आपको कितना बार बता दिया गया है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, बताइए जल्दी से। 1948 में, बिल्कुल सही बात है। श्रीलंका कब हुआ, 1948 में आज़ाद हुआ। श्रीलंका कब हुआ आज़ाद, 1948 में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो क्या होता है, सभी जितने भी राजनीतिक दल है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, वो चुनाव क्यों लड़ते हैं भाई साहब, सत्ता प्राप्त करने के लिए ना। तो सभी का मेन उद्देश्य होता है सत्ता को प्राप्त करना। क्या करना, सत्ता प्राप्त करना। आगे देखिए, सत्ता प्राप्त करना। आगे है इधर, अगला है, राजनीतिक दल का आशय क्या है। राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, अफसरों के समूह, सेनाओं के समूह नहीं, व्यक्तियों के समूह होगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह हो जाएगा। अरे राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, सिंपल बात है, व्यक्तियों का समूह। आगे है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, बताइए फटाफट। राजनीतिक दलों की जो नींव है वो कहाँ पड़ा सबसे पहले, आपको पता होगा कि पूरे दुनिया को गुलाम कौन बनाया था, ब्रिटेन। तो सबसे पहले वहीं पे आएगा ना, पॉलिटी वगैरह सब, तो ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण कौन है, लोकतंत्र को कौन चला रहा है। जिस देश में राजनीतिक दल नहीं हो वहाँ सब बेकार है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजनीतिक दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजनीतिक दल। आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। अब आप ही बताइए, राजनीतिक दल क्या क्या करती है, चुनाव लड़ती है, हाँ ये तो है। आगे है, सरकार की आलोचना करती है, हाँ ये तो करती है। अफसरों की बहाली नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए, प्राकृतिक आपदा के समय राहत काम करती है, जितनी भी पार्टियां होती है, कहीं कोई मर गया, कोई भूकंप आ गया, तो वहाँ लोग जाते नहीं जाते हैं, तो ये सब तो होगा, ये भी सही है। ये इसका आंसर गलत है, यानी ये जो है ना अफसरों की बहाली संबंधी काम, ये काम करना जो है वो सरकारी समिति का है, राजनीतिक दल का नहीं है। भारतीय राजनीतिक दलों के संबंध में क्या सही है, भारतीय राजनीतिक दलों के संबंध में क्या सही है। चुनाव में भाग लेना सही बात है, चुनाव में भाग लेना सही बात है, सरकार की आलोचना करना सही बात है, जनता को जागरूक करना सही बात है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार है जो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। आइए पढ़ते हैं। पहला लिखा है, राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता को बनाता है, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जाति, धर्मों की समस्याओं सरकार तक पहुंचाते, ये भी सही बात है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा डालती है। देखिए यहाँ लिखा है बाधा, आप ही बताइए, जो राजनीतिक दल देश के लिए बाधा डालेगा, क्या देश उसको रहने देगा, क्या नहीं। तो यही दोस्तों इसका सही आंसर है। देश के विकास में राजनीतिक दल जो है वो बाधा नहीं डालता है। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कितना बार बताया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन था, ए ओ ह्यूम, याद होगा आपको, ए ओ कौन था, ह्यूम था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है वो 1885 में किया गया था। किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था ए ओ ह्यूम ने 1885 में, और पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था, आप सभी को पता होगा कि ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति जो है 1688 में हुआ था। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ, 1688 में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है,
किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? आप जानते हैं जहाँ पर चुनाव ही नहीं होगा वहाँ पे बहुदलीय क्या होगा? तो ब्रिटेन तो क्या है, राजशाही है। तो ब्रिटेन तो राजा महाराजा का है, राजा उसका बेटा बनता है। तो ब्रिटेन में जो है वो प्रधानमंत्री वगैरह का जो है चुनाव तो होता नहीं है, तो वहाँ पे जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना कहाँ पे होगा? सिंपल सी बात है, जहाँ पर बहुत सारे दल होंगे वही न बनेगा गठबंधन। गठबंधन मतलब क्या? कई सारे दलों का मिल के सरकार बनाना। कई सारे दल गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, तो जहाँ पे दल होंगे ज़्यादा वही न बनेगा गठबंधन। आ गया किस देश में, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? क्या चीज़ आवश्यक नहीं है किसी भी देश में? पहला सवाल है कि सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, जो सही लग रहा है। निर्माण प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, ये भी सही बात है। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना, नहीं। सरकार द्वारा मान लीजिए कि जो विपक्षी दल होगा उसका तो काम ही है विरोध करना, और अगर आप विरोधी दल को नज़रबंद कर देंगे तो ये किस प्रकार का हुआ आपका राजनीति? तो बेकार हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। आगे है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अगर आपको याद होगा तो आपको बताया गया था कि आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। चुनाव आयोग का जो स्थापना हुआ था निर्वाचन आयोग का, वो 324 में हुआ था, और इसी का काम है, इसी निर्वाचन आयोग का काम क्या है कि निर्वाचन आयोग का ही काम है कि राजनीतिक दलों को क्या करना, चुनाव चिन्ह देना, उसका चुनाव करवाने का जो काम है वो किसका है? तो वो है आपको निर्वाचन आयोग का। किसका है? निर्वाचन आयोग का है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया हुआ है, अगला है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? आप जानते हैं पहली बात तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब? 1985 में। उसी में जो है दल बदल पे रोक लगाया गया था। तो दल बदल कानून जो है वो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है जो राजनीतिक दलों को नहीं है? तो दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना करना, वो तो होता ही रहता है। राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ये भी चुनौती वाली बात है। राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, ये भी एक प्रकार की चुनौती है। लेकिन विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ये कोई चुनौती वाली बात नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। ये जो है वो राजनीतिक दलों का काम नहीं है, चुनौती जो है ये उसका काम नहीं है। जनता दल यूनाइटेड, याद है कितना बार आपको बताया गया था जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड, दोस्तों यहाँ तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? दोस्तों इसका आंसर आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर तो 1999 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं 1999। इसका आंसर जो है जनता दल यूनाइटेड, इसका आंसर आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इसका आंसर तो होना चाहिए 1999। आगे है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब चलाया गया था? संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन है वो जयप्रकाश नारायण ने तो चलाया था, लेकिन कब? तो 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को शुरू किया था 1974 में। आगे बांग्लादेश नामक जो नया देश कब बना है? आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ है। बांग्लादेश किससे हुआ अलग? बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से जो है कब हुआ अलग? 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हो गया? 1971 ईस्वी में हो गया अलग। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कितना है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कितना है? आप सभी को पता होगा कि लोकसभा में जो अधिकतम है वो 552 हो सकते हैं, जिसमें से दो गो जो है वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति चुनते हैं।
वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं, मनोनयन करते हैं। लेकिन निर्वाचन होने वाला जो मैक्सिमम है वो कितने हो सकते हैं, तो कहता है लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 543 है। अभी भी कितने हैं, 543 है, 543 है। उसे हो सकते हैं 552 मैक्सिमम, 2 छोड़ के 550, लेकिन यहाँ पर जो है 543 हो जाएंगे। 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहली बात तो आप याद कर लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका स्थापना कब हुआ था, 1980 में हुआ था। कब हुआ था, 1980 में हुआ था। ये कौन किया था इसका स्थापना, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आपको अटल बिहारी वाजपेयी ने। कौन हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप क्या रखेंगे याद, आपको याद ये रखना है कि 1980 में पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसका गठन हुआ 1980 में। किसने किया, तो ये किया आपको अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया, आपको बता दिया गया था कि 1885 ईस्वी में कौन किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कौन किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। आगे है समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह इसमें से क्या है, तो समाज पार्टी, समाज की सेवा करना है तो साइकिल पे घूमिए। तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल है। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है, जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह हो जाएगा आपको तीर। क्या हो जाएगा, तीर हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड का हो जाएगा आपको तीर। लोक जनशक्ति पार्टी जो है, लोक जनशक्ति पार्टी जो है इसका क्या हो जाएगा, आप बताइए फटाफट। 54 का हो जाएगा आपको क्या, लोक जनशक्ति पार्टी का हो जाएगा बांग्लादेश, सॉरी बांग्ला हो जाएगा, बांग्ला। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह हो जाएगा बांग्ला। राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह इसमें से क्या है, राष्ट्रीय जनता दल जो है आपको पता होगा आरजेडी, आपने सुना भी होगा आरजेडी क्या है, आरजेडी क्या हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लालटेन। आगे हो जाएगा आपको लालटेन। उसके बाद क्या है, अगला सवाल दोस्तों, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, कौन सी बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो कानून के सामने समानता है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है, आपका मतलब ख्याल रखता है वो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बहुसंख्यकों का शासन है, ये गलत बात है। बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, शासन तो कोई एक ही करते हैं। आगे है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संबंध में क्या सही नहीं है, लोकतांत्रिक कानून के समक्ष समानता, सही बात है। ये भी उत्तरदायी एवं वैध शासन, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए लोकतंत्र में कानून के समक्ष समानता है, सही बात है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सही बात है। उत्तरदायी एवं वैध शासन भी है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब भारतीय लोकतंत्र के संबंध में क्या सही है, भारतीय लोकतंत्र के संबंध में क्या सही है, तो आप ही बताइए भारतीय लोकतंत्र में क्या है। तो एक सफल लोकतंत्र है, सही बात है, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा है ना, विश्व का सबसे बड़ा भी है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सही बात है। उपरोक्त सही हो जाएगा इसका आंसर डी। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या जो है वो क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, संप्रदायवाद है। ये सारी समस्या दोस्तों भारत में व्याप्त है, ये सभी समस्या आपको भारत में देखने को मिलेगी। लोकतांत्रिक सरकारों का आधार क्या है, लोकतांत्रिक सरकारों का आधार क्या होता है, आप जानते हैं लोकतंत्र व्यवस्था में क्या होगा, लोकतंत्र व्यवस्था में वही जीतेगा जो जिसके पास क्या होगा, बहुमत होगा। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में वही जीतेगा जिसके पास बहुमत होगा। आगे जिस प्रकार की सरकार जनता के प्रति, किस प्रकार की सरकार है जो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो जो लोकतांत्रिक सरकार होगा वही ना आपका ख्याल रखेगा। आगे है 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। आप जानते हैं दोस्तों कि अभी 17वीं चल रही है, अभी तो 17वीं हो गई है, तो अभी क्या है, अभी 5 साल कम कर दिए उसमें से, क्या हो जाएगा
14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसे 15 होगा, लेकिन अब यहाँ पे 14 देख लो ऑप्शन के हिसाब से। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2014 में। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2014 में हुआ था। अभी दोस्तों 17वीं लोकसभा चुनाव चल रही है, अभी जो है वो 17वीं लोकसभा चुनाव चल रही है। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2019 में। 8 का क्या हो जाएगा? 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, उसे 5 कम कर दीजिए। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में और 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में। आगे है, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके पास है? तो आपको बता दिया गया चुनाव कराने का जिम्मेदारी जो है अनुच्छेद 324 के तहत कौन है? निर्वाचन आयोग है। कौन हो जाएगा? निर्वाचन आयोग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। तो देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी जो है निर्वाचन आयोग के पास है। आगे है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संप्रभुता निवास करती है किसमें? लोकतांत्रिक व्यवस्था में संप्रभुता, आप पढ़े होंगे कि हमारा जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना शुरू कहाँ से होता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हमारा संविधान का प्रस्तावना ही जनता से शुरू होता है। तो यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संप्रभुता निवास करती है जनता में। कहाँ हो जाएगा? जनता में हो जाएगा। आगे है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कोई निर्णय लेते हैं फैसला, वो भले देर हो सकता है लेकिन निर्णय जो है आप बिल्कुल सही आएगा, जनता के पक्ष में आएगा। आगे है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक निम्नलिखित में से कौन सा है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो लोकतंत्र में कौन हो जाएगा सबसे ज़्यादा सहायक? हो जाएगा विकास। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक जो सहायक है वो कौन सा है? तो हो जाएगा आपको विकास। आगे, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? भारतीय लोकतंत्र में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा? तो स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल सही बात है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना, डी, बहुसंख्यकों का शासन नहीं होगा दोस्तों, निष्पक्ष चुनाव होगा, ये सही बात है, ये भी सही है। ये जो आंसर, ये गलत आंसर है। ये आंसर क्या है दोस्तों? ये बिल्कुल गलत आंसर है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विविधताओं का, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विविधताओं का डैश किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में विविधताओं का तो सम्मान करते हैं हम लोग। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विविधताओं का क्या करते हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विविधताओं का सम्मान किया जाता है। आगे है, लोकतंत्र का विरोधी है। लोकतंत्र किसका विरोधी है बताइए? लोकतंत्र जो है वो किसका विरोधी है? तो राजतंत्र का, तानाशाही का, सैनिक का? लोकतंत्र इस सब का विरोधी है। लोकतंत्र क्या है? इस सभी का विरोधी है। लोकतंत्र क्या है दोस्तों? लोकतंत्र जो है इस सभी का विरोधी है। लोकतंत्र क्या है? सभी का विरोधी है। लोकतंत्र जो है न तो उसको चाहिए राजतंत्र, न चाहिए तानाशाही, न चाहिए सैनिक शासन। आगे है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। लोकतंत्र सभी नागरिकों को अवसर की समानता देता है। क्या देता है? अवसर की समानता। 16 का यही तो सही आंसर है इसका। लोकतंत्र जो है वो सभी नागरिकों को अवसर की समानता देता है। हर कोई जो है उसमें देश का सेवा कर सकता है। अपराधी का जन प्रतिनिधि बनना लोकतंत्र के लिए, अपराधी का जन प्रतिनिधि बनना लोकतंत्र के लिए क्या है? अच्छा है, दुखद होगा दोस्तों, दुखद। क्या हो जाएगा? 17 का ए हो जाएगा, ए, दुखद हो जाएगा, दुखद। आगे है, राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र को, राजनीति का अपराधीकरण जो है, राजनीति का अगर अपराधीकरण होगा तो उसे भारतीय लोकतंत्र क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किसके पास है? आप जानते हैं ये सारा काम किसके पास है? चुनाव में भाग लेने, जनता को चुनने वगैरह का काम किसको है? जनता को है। किसके पास है दोस्तों? ये जनता के पास है। आगे दिया हुआ है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यक क्या है? तो भारत में चाहते हैं कि लोकतंत्र सफल हो तो जनता का पहली बात तो शिक्षित होना जरूरी है। आज जो हमारा देश इतना बेरोजगारी से गुजर रहा है उसके पीछे वही है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है लेकिन जनता यहाँ पे शिक्षित नहीं है, इसीलिए आप लोग शिक्षित होइए।
आगे है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? नागरिकों की उदासीनता पर। बिल्कुल गलत, ये तो होगा नहीं किसी भी हाल में। नागरिकों की गैर कानूनी, ये भी नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आगे विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष लोकतंत्र को क्या करती है बताइए? अच्छा नहीं, कमजोर। क्या करती है वो? यहाँ पे दोस्तों क्या है, विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष होता है वो लोकतंत्र को क्या करता है? मजबूत करता है कि कमजोर करता है? बताइए आप ही। इसका दोस्तों सही आंसर होगा मजबूत। अगर दूसरे पार्टी को या दूसरे जो राजनीतिक दल है उसको ये नहीं लगे कि हम हारने वाले हैं या अगली बार जीतेंगे कि हारेंगे, तब तो फिर वो ठीक से काम ही नहीं करेगा। तो विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष होती रहती है, सत्ता प्राप्त करने के जो मतलब संघर्ष है, यानी आसानी से किसी को सत्ता नहीं मिलता है, तभी तो अच्छे से काम करता है जनता के लिए, ताकि हम अगली बार सत्ता में आ सकें। तो इसका आंसर होगा मजबूत। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के प्रकार क्या हैं? भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के जो प्रकार है वो कैसे होते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र में आम चुनाव भी होता है, उपचुनाव भी होता है, मध्यावधि चुनाव भी होता है। आम चुनाव मतलब हुआ नॉर्मल चुनाव, मध्यावधि मतलब हुआ कि बीच में चुनाव कराना पड़ा, और उपचुनाव मतलब होता है कभी कभी जैसे कोई एक पार्टी कहीं से उसको सीट नहीं मिला हुआ है, मुख्यमंत्री बन गया है, तो उसको कई बार कराना पड़ता है कुछ सीटों के लिए। तो हमारे राज्य में जो है, देश में सभी प्रकार के चुनाव होते हैं, तीनों प्रकार के। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है बताइए? सामूहिक सहमति, सभी की सहमति हो ऐसा चाहता है लोकतंत्र, तो सामूहिक सहमति हो जाएगा। लोकतंत्र जो है क्या हो जाएगा? सामूहिक सहमति हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधा है? कौन सा कारण है जो लोकतंत्र की उपलब्धि में बाधा है? तो आर्थिक असमानता, जो कुछ अमीर गरीब है ना, वो सब जो है वो मेन बाधा पैदा करता है। तो आर्थिक रूप से जो असमानता है वो। भारत को आज़ादी कब मिली आप जानते होंगे? 15 अगस्त 1947 को मिला, बताने वाले कोई बात ही नहीं है। भारत को आज़ादी मिल गया 15 अगस्त 1947 को। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। आगे है वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था कौन सा है दोस्तों? अधिकांश देशों में अभी लोकतंत्र ही चल रही है, यानी यही सबसे जो है सफल, हालांकि इसकी कुछ बुराइयां भी है लेकिन सबसे अच्छा है। आगे है लोकतंत्र के प्रति जनता को रहता है क्या रहता है? ज़्यादा रहता है कि कम, अपेक्षा की उपेक्षा? बताइए फटाफट। 29 का क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र के प्रति जनता को ज़्यादा अपेक्षा रहता है। अपेक्षा माने इच्छाएं, ज़्यादा उसका रहता है कि हमारा इसमें कल्याण होगा, ऐसा करके कुछ। आगे है लोकतंत्र में सरकार जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि उसे डर रहता है कि जनता उसे क्या करेगी? स्वीकार करेगी नहीं, नकार सकती है, अगली बार उसको हटा सकती है, इसीलिए उसको डर रहता है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नकार देगी। 2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ था? आपको पता होगा 31 में किसको मिला था? कहता है 2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ था? तो एनडीए इसका सही आंसर हो जाएगा। एनडीए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। 2019 में, तब ना भी सरकार उसकी चल रही है, तो 2019 में 2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन को बहुमत मिला था? तो एनडीए को मिला था बहुमत। आगे दोस्तों देखिए, इधर होगा लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? देखिए ये दोस्तों, ये फिर से रिपीट हो गया है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर नहीं करती है किस पर? लोकतंत्र की सफलता निर्भर नहीं करती है नागरिकों में अलगाववाद की भावना। नागरिकों में अलगाववाद की भावना अगर हो जाए, नागरिकों में अलगाववाद की भावना के अनुरूप काम करने से नहीं होगा। आगे फिर से देखिए रिपीट हो गया, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा, अब्राहम लिंकन हो जाएगा। 2019 में लोकसभा चुनाव में भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है?
2019 के लोकसभा चुनाव में भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 90 करोड़। क्या हो जाएगा? 90 करोड़ हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने क्षेत्र से लगाव नहीं, नहीं लगाव नहीं, राष्ट्रहित नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का। बताओ फटाफट क्या होगा? 5 का हो जाएगा आंसर डी। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है, यानी उसका बुरा परिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की भावना का बुरा परिणाम ये है कि इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें अलगाववाद होगा। लेकिन ऑप्शन में अलगाववाद है ही नहीं। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारतीय जो लोकतंत्र है वो कैसा है? प्रतिनिधियों द्वारा शासन होता है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्रतिनिध्यात्मक हो जाएगा। आगे न्यायपालिका में जो है क्या है? सत्य के प्रति, यस बिल्कुल सही, न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में महिलाओं को कितने % आरक्षण की बात की गई है? देखिए भारतीय राजनीति में है 33%, लेकिन अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में कितना था दोस्तों? बिहार में था 50%। तो भारतीय राजनीति में महिलाओं को है 33% आरक्षण। आगे है वर्तमान समय में कितना बार दोस्तों रिपीट होगा ये? वर्तमान समय में नेपाल की शासन व्यवस्था कैसी है? तो वो लोकतंत्रात्मक है। कब आया था? 2006 में आया था। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? तो आधुनिक युग में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो आपको केवल यहाँ देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ देखने को मिलेगा? स्विट्जरलैंड में। किस प्रकार के शासन व्यवस्था में जनता ज़्यादा शक्तिशाली होता है? जनता जो है वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। कहाँ गया दोस्तों? सॉरी, क्या कहते हैं? तानाशाही तो नहीं होगा। 11 का हो जाएगा दोस्तों बी होना चाहिए। 11 का क्या होगा? डी। जल्दी बताइए क्या होगा? किस प्रकार के शासन व्यवस्था में जनता ज़्यादा शक्तिशाली होता है? जनता ज़्यादा शक्तिशाली होगा तो तानाशाही में कहाँ से हो जाएगा शक्तिशाली? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी नहीं होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। 11 का दोस्तों क्या हो सकता है बताइए फटाफट? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये तो लग रहा है ये होना चाहिए, जनता शक्तिशाली होती है। दोस्तों इसका सही आंसर बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस बुक में गलत आंसर दे दिया है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। बाकी इसको आप लोग एक बार देख लेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए 11 का। चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सरकार चुनने का अधिकार किसके पास होता है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार चुनने का जो पावर है वो जनता के पास होती है। सिंपल सी बात है, किसके पास होगी? जनता के पास होती है। आइए आगे चलते हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 13। क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 13 जो है ये आपको भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा है? कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा है? तो आप लोग जानते होंगे कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है, 73वां है पंचायती राज से और 74वां है नगर पालिका से। 73वां पंचायती राज से है और 74वां नगर पालिका से, और ये दोनों जो है वो सत्ता में विकेंद्रीकरण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है लिच्छवी। आपको पता होगा लिच्छवी कहाँ का था? लिच्छवी आपको हो जाएगा आपको बिहार। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में है? तो वो था आपको बिहार में। कहाँ हो जाएगा? बिहार में। भारत में भाषा के आधार पर, देखिए दोस्तों रिपीट हो गया ये, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था ये 1956 में किया गया था। देखिए भाषा के आधार पर पहली बार गठन हुआ 1953 ईस्वी में, लेकिन भारतीय भाषाओं का जो पुनर्गठन किया गया, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया वो किया गया आपको कब? भाषा के आधार पर जो राज्यों का किया गया पुनर्गठन ये किया गया 1956 में। इसमें कौन थे? याद कीजिए फटाफट। बताया था आपको क्या थे? सॉरी, क्या थे इसके अध्यक्ष? ये थे फजल अली। कौन थे? फजल अली थे। फजल अली कौन थे? फजल अली थे। आगे है नेपाल में कितने वर्ष पुरानी राजशाही का अंत करके लोकतंत्र की स्थापना किया गया वहाँ पे? बताइए। तो आपको पता होगा 240 वर्षों से वहाँ पे जो है वो राजशाही चल रही थी। तो नेपाल में कितने वर्ष पुरानी राजशाही का अंत कर दिया गया? 240 वर्ष। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ढीली होती है। कैसी होती है? ढीली होती है। ढीली, क्योंकि कभी भी जब गठबंधन टूटा उसका पकड़ टूटा। तो गठबंधन सरकार की जो पकड़ है वो प्रशासन पर कैसी होती है? तो ढीली होती है। आगे है पुष्प कमल।
कहता है पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है? किस देश के है? पुष्प कमल दहल जो है, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वो किस देश के माओवादी है? आपने सुना होगा कि नेपाल में बहुत ज़्यादा माओवादी है, तो नेपाल हो जाएगा इसका आंसर। किसने कहा था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ये बात किसने कहा था बताइए फटाफट, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ये बात कहा था अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। कौन कहा था? अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? कौन सा कारक है जो लोकतंत्र की चुनौती है? इसका हो जाएगा सही आंसर जातिवाद। जो जातिवाद है ना, ये लोकतंत्र के लिए चुनौती बना हुआ है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? लोकतंत्र की चुनौती नहीं है तो आप जानते हैं जो 21 है ना देश प्रेम जो है, देश प्रेम से आप ही बताए कि लोकतंत्र को नुकसान होगा नहीं ना, तो ये अच्छा बात है हमारे लिए। तो देख इसका हो जाएगा आंसर सी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? तो देश प्रेम से जो है लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है? तो लोकतंत्र जो है वो समानता की भावना, सही बात है, गरिमा प्रतिष्ठा, सही बात है, विशेषाधिकार, फैसला लेने की गुणवत्ता का जो अधिकार है। 22 का देखिए सही आंसर क्या होगा, तो विशेषाधिकार को कहता है लोकतंत्र जो है वो किसको बढ़ावा नहीं देता है? तो विशेषाधिकार को बढ़ावा नहीं देता है। आगे किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? आप जानते हैं भारत में खुद ही अप्रत्यक्ष है। भारत में क्या है? अच्छा सभी इसमें है, भारत भी है, अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, इस सब के अंदर क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत के अंदर भी जो है अप्रत्यक्ष, यानी हम सीधे सीधे जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासन होता है। यानी हमारे द्वारा सीधे जो हमारा चुना गया प्रतिनिधि है वो शासन नहीं करता है, वो किसी और को चुनता है, तो ये बोलता है अप्रत्यक्ष। तो नेपाल क्या कहते हैं, वो भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, सब में क्या है? अप्रत्यक्ष ही है। इनमें से किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है? अभी आपने पढ़ा था ना, स्विट्जरलैंड में क्या है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है? स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिया हुआ है। इंग्लैंड में स्थापित विधि का शासन किसकी देन है? इंग्लैंड में जो स्थापित है ना विधि का शासन, इंग्लैंड में जो है विधि का शासन वो किसकी देन है? तो ये डाइसी की देन है। किसकी देन है? डाइसी की। इंग्लैंड में जो स्थापित है ना विधि का शासन वो किसकी देन है? डाइसी की देन है, डाइसी की। आगे है महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया है? महादलित आयोग जो है वो किस राज्य में बनाया गया है? तो आप जानते हैं कि कहाँ है महादलित? बिहार में है ना, तो बिहार में बनेगा। महादलित आयोग बनेंगे बिहार में। कहाँ बनेंगे? बिहार में बनेंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक का लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक का लेखक कौन है? तो लॉर्ड ब्राइस है। कौन है? लॉर्ड ब्राइस। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड ब्राइस है। कौन है? लॉर्ड ब्राइस। आगे लोकतंत्र विधि के शासन पर आधारित होता है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय सिंपल है दोस्तों कि कानून के नज़र में सब क्या है? समान है। लोकतंत्र विधि के शासन पर आधारित होता है, इसका मतलब है कि संविधान में सब क्या है? कानून के नज़र में सभी समान होते हैं। आगे है लोकतंत्र शासन व्यवस्था के बारे में क्या सही है? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है उसके बारे में क्या सही है बताइए। तो सरकार का निर्वाचन जनता द्वारा होगा, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में सरकार का निर्वाचन जो है वो जनता के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध व्यवस्था है? आप जानते हैं उत्तरदायी और वैध व्यवस्था कौन है? आप जानते हैं लोकतंत्र जो है सबसे फेमस है, उत्तरदायी है और वैध व्यवस्था है। तो दोस्तों ये था आपको पूरा का पूरा पॉलिटी मैंने आपको एक ही सिंगल वीडियो में बता दिया। अब इसको आप देखिए अच्छे से और हमको अलविदा दीजिए।
और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि एग्ज़ाम में एक भी सवाल आपका नहीं छूटे। जय हिंद, जय भारत।